Hello, good morning, students. Today in 12th class physics, we are continuing the chapter EMI. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बच्चों लास्ट टॉपिक में लास्ट टर्न पर अभी हम लोग डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है? हम लोगों ने बोला जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है इंडक्शन, खुद के अंदर इंडक्शन किस वजह से, तो ये अभी हमने रीजन बता दिया था। रीजन जो है फैराडे ने दिया था, the rate of change of flux induces an EMF in a coil। तो अभी हम लोगों ने इसमें ये बोला था कि अगर आप किसी कॉइल में करंट की वैल्यू को अगर आप चेंज करेंगे, if the value of current in a circuit is changed, then an EMF will be induced in the coil। अगर आपने इस कॉइल में एसोसिएटेड करंट को अगर आपने चेंज किया तो इसके अंदर एक EMF आएगा, और ये EMF जो है it will oppose the cause due to which it is produced। इसमें cause will be the rise of current in the circuit। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो करंट इसमें बढ़ने की टेंडेंसी रहेगी, और ये करंट को बढ़ने नहीं देगा। कैसे बढ़ने नहीं देगा? करंट अगर ऐसा कुछ फ्लो हो रहा है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा। और जब आप स्विच ऑफ करोगे, जब आप इसको स्विच ऑफ करोगे तो करंट जो है डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा, और ये करंट को डिक्रीज नहीं होने देगा। क्या चीज? इंड्यूस ईएमएफ। तो इसमें अभी हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन द करंट, व्हेन दिस इज स्विच्ड ऑफ, व्हेन दिस सर्किट इज स्विच्ड ऑफ, इसकी के को अगर आप ओपन कर दें, मतलब स्विच ऑफ कर दिया, करंट को बंद किया, करंट को बंद करेंगे तो करंट डिक्रीज होने की टेंडेंसी रहेगी, और करंट अगर डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने की टेंडेंसी रहेगी, और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके टर्न्स के, खुद के टर्न्स के साथ लिंक हो जाएगी। और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज हुई मतलब फ्लक्स डिक्रीज होगा, और फ्लक्स डिक्रीज होगा मतलब इसमें एक ईएमएफ आएगा, और ये ईएमएफ जो है इट विल अपोज द कॉज, एंड द कॉज इज व्हाट? फॉल ऑफ करंट इन द सर्किट। करंट का डिक्रीज होना उसको अपोज करेगा, करंट का डिक्रीज होना उसको अपोज करेगा, मतलब ये उसी डायरेक्शन में करंट जनरेट कर देगा, है ना। तो अब हम लोग इसमें ये कह सकते हैं, बच्चों ध्यान से सुनना, कि सेल्फ इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन अ कॉइल इन विच the flux changes or the current changes in the same coil। The process of inducing EMF in a coil due to change of current in the same coil, इसको अभी हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल में अभी हम आपको सिर्फ ये चीज भर मार्क कर दें कि भाई जैसे ही आपने इसको स्विच ऑन किया, ये जैसे ही आपने इसको स्विच ऑन किया तो इसमें करंट विल ट्राई टू इंक्रीज, और करंट अगर इंक्रीज होगा, K इज क्लोज्ड, स्विच्ड ऑन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट। और दूसरी चीज अभी हम लोग इसमें ले रहे हैं, एक और सर्किट ले रहे हैं। Current was flowing in the circuit. Current was flowing in this direction. When K is opened, or this circuit is switched off, तो क्या होगा? Induced current का जो डायरेक्शन रहेगा, it will try to oppose the fall of current in the circuit। करंट का कम होना उसको अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? बाय प्रोड्यूसिंग अ करंट इन द सेम डायरेक्शन, है ना। तो ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन रहेगा। तो अब इसमें ये चीज अब अच्छे से समझना कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है दैट अपोजेस द राइज एंड फॉल ऑफ करंट इन द सर्किट, है ना। अब इसके बेसिस पर अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। दिस वाज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम लोग ले रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो बच्चों एनर्जी आई कहां से या कैसे स्टोर हुई, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।
सपोज दिस इज एनी कॉइल, और जैसे ही अभी आप इसको स्विच ऑन करोगे, द करंट इन द सर्किट विल टेंड टू इंक्रीज, करंट इसमें बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जो करंट को बढ़ने नहीं देगा। मतलब अगर आपको करंट इसके अंदर 10 एम्पियर चाहिए, तो कोई एक ऐसी एजेंसी है, कोई एक ऐसा फैक्टर है जो करंट को बढ़ने नहीं देगा। और वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर एल है। एल इज द फैक्टर विच विल ट्राई टू ओपोज द राइज ऑफ करंट इन द सर्किट। मतलब अगर ये 0 से 10 एम्पियर्स तक इसमें इंक्रीज करने की टेंडेंसी है, 10 एम्पियर्स इसमें करंट आने वाला है, और इंडक्शन जो है, जो इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन आएगा, वो इस करंट को बढ़ने नहीं देगा, मतलब इसको अपोज करेगा। अगर कोई काम आप करने की कोशिश कर रहे हो और कोई दूसरी एजेंसी उसको अपोज कर रही है, तो क्या होगा? आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क विल बी डन अगेंस्ट दिस फैक्टर, अगेंस्ट दिस इंड्यूस ईएमएफ टू एस्टैब्लिश द करंट इन द सर्किट। आपको ये सेल्फ इंडक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा टू एस्टैब्लिश करंट इन द सर्किट, एंड दैट वर्क gets stored in the system in the form of energy, which will be termed as the energy stored in the inductor or the magnetic energy stored in the inductor. ये चीज सभी जगह अप्लाई होती है बच्चों। अगर आप कहीं पर कोई वर्क कर रहे हो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, इफ यू आर लिफ्टिंग दिस पेन, तो क्या हो रहा? अर्थ इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। अर्थ इज ट्राइंग टू पुल दिस पेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम इसके अगेंस्ट इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, और जो वर्क अभी आप इसके अगेंस्ट कर रहे हो वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और स्टोर हो गया, और इस स्टोर्ड एनर्जी को अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और अगर ये स्टोर्ड एनर्जी है, तो इसको अभी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप इसको रिलीज करो, तो क्या होगा? द पेन बाय इटसेल्फ विल फॉल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बिल्कुल वही चीज बच्चों यहां पर भी हो रही है कि अगर आप इसमें करंट 10 एम्पियर्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, तो सेल्फ इंडक्शन क्या कर रहा है? उसको अपोज कर रहा है। It is producing a current in opposite direction, and you'll have to do some work against this self induction to establish current in the circuit. और जो वर्क अभी आप करोगे वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, है ना? तो अब हम लोग इसमें कह सकते हैं क्या? वर्क इज डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ or the induced EMF. Work is done against the back EMF or the induced EMF to establish what? Current in the circuit. Which gets stored in the system in the form of energy, in the form of magnetic energy. ठीक, अब ये अभी हम लोग बच्चों कैलकुलेट करेंगे। अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखना। और अभी हम लोग इसको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। दिस विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना? अब इंड्यूस ईएमएफ इसमें बच्चों E है। सपोज टेक अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt, टेक अ स्मॉल टाइम dt। इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे मिलेगा? EI dt। VIT होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन। बच्चों क्या होता है ये अभी हम याद करा दें। इलेक्ट्रिकल वर्क डन विल बी इक्वल टू V इंटू Q। ये देखो इलेक्ट्रिकल वर्क डन V इंटू Q, और V ऐसे ही लिखा हुआ, Q को अभी हम लोग क्या लिख देते हैं? I इंटू T। तो V की जगह E लिख दिया, I की जगह I लिखा हुआ है, dt लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें E की वैल्यू रख दो। E की वैल्यू कितनी थी बच्चों? L di बाई dt इंटू I इंटू dt। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन in a small time, this will be equal to EI dt। E की वैल्यू रख दी। E की वैल्यू कितनी है बच्चों? L di by dt। अब इसमें क्या होगा?
इलेक्ट्रिकल वर्क डन विल बी इक्वल टू एल आई डी आई, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब इसके बाद टोटल वर्क डन in establishing the current, the current I, ये कैपिटल I लिख दिया अभी हमने। ये कैसे मिलेगा? टोटल वर्क डन अगर आपको निकालना तो W विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, यानी LI DI, कहां से कहां तक? करंट की वैल्यू 0 से I तक इंक्रीज हो रही है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एल आई डी आई, कहां से कहां तक? 0 से I तक। और इसको कैसा लिखेंगे? एल, इसको अभी हम लोग I स्क्वायर बाय 2 लिखा, कहां से कहां तक? 0 से I तक। तो ये कितना आ जाएगा? एल I स्क्वायर बाय 2, यानी हाफ एल आई स्क्वायर आ गया। सो दिस इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो अब इसमें इसको, इस रिलेशन को कैसा लिख सकते हैं बच्चों? एंड दिस विल बी फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ, एंड दिस विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक एनर्जी। क्योंकि क्या होगा? ये मैग्नेटाइज होगा। जैसे ही अभी आप इसमें करंट पास करोगे तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रिकल वर्क जो अभी आप कर रहे हो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट? मैग्नेटिक एनर्जी, है ना। और W विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। ये बच्चों सिमिलर टू हाफ एम वी स्क्वायर जैसा लग रहा है। और ये अभी हमने बताया भी था कि ये L जो है, दिस इज द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर ये क्या होता था? मास। एंड मास वाज व्हाट? द मेजर ऑफ इनर्शिया, है ना। मास क्या करता था? इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहने की कोशिश करेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करेगा, और अपोज करेगा। मतलब अगर आप रेस्ट से चलाने की कोशिश करोगे तो उसको अपोज करेगा, और चल रहा है उसको रोकने की कोशिश करोगे तो भी वो अपोज करेगा। कैसे पता चलता है बच्चों? अभी हम लोग बोलते हैं एक साइकिल चल रही है और एक कार चल रही है, दोनों चल रहे हैं, और दोनों को रोकने की कोशिश करो तो साइकिल विल स्टॉप इजीली। क्यों? उसका मास कम है, तो वो कम अपोज करता है। और कार को अगर आप चलती हुई कार को रोकने की कोशिश करोगे, उसका मास ज्यादा है तो ज्यादा अपोज करेगा, मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो ऐसे ही अभी हम लोग इसमें भी कह सकते हैं कि भाई ये एल जो है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो करंट के इंक्रीज को अपोज कर रहा है। करंट अगर हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको अपोज करेगा, और करंट को अगर कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको भी अपोज कर रहा है। तो ये सिमिलर टू इनर्शिया, है ना। And this is termed as sometimes referred to as electrical inertia। और v जो है velocity of the object था, है ना। यहां पर I is what? I is related to something in motion, और something in motion क्या है बच्चों? ये चीज, it is the charges which are in motion। तो यहां पर ये टर्म्स जो है बिल्कुल सिमिलर टाइप के। और L जो है, this is the inertia of electricity। ये इसका नाम नहीं है बच्चों, दिस इज सिमिलर टू इनर्शिया, है ना। इसका नाम क्या है? दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। दिस इज व्हाट? सेल्फ इंडक्टेंस। ये सारी चीजें बच्चों देखो, अब सर्किट एलिमेंट्स अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? आर पढ़ लिया, सी पढ़ लिया और एल पढ़ लिया। ये तीनों जो है करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, लेकिन करंट के फ्लो को अपोज करने का मैकेनिज्म तीनों में अलग अलग है। आर कैसे अपोज करता है? अगर आप चार्जेस को फ्लो कराने की कोशिश करोगे तो रास्ते में वो एटम्स और आयन से टकराएंगे, है ना। तो ये कोलिजन्स जो होते हैं, चार्जेस किसी मटेरियल में कैसे आसानी से फ्लो कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, अभी हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी है, बिकॉज देयर आर टू प्लेट्स। चार्जेस को अगर आप फ्लो कराने की कोशिश करोगे तो चार्जेस क्रॉस ओवर नहीं कर पाएंगे डिसकंटिन्यूटी को। और अभी हम लोग ये भी बोलते हैं, ध्यान से सुनना, कि अगर आपने यहां से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कराए तो पॉजिटिव चार्जेस शुरू में तो बहुत आसानी से फ्लो करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे चार्जेस का फ्लो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस यहां पर पहुंच चुके हैं वो और पॉजिटिव चार्जेस के आने को रोकेंगे, और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो चार्जेस का फ्लो कंप्लीटली बंद हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है किसका? ऑपोजिशन
टू फ्लो ऑफ चार्जेस बाय कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस भी चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है। कैसे अपोज करता है? अगर आप करंट को चलाने की कोशिश करोगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ जनरेट कर देता है। अगर करंट बढ़ रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा, और अगर करंट कम हो रहा है तो सपोर्ट करेगा मेन करंट को और उसी डायरेक्शन में करंट जनरेट करेगा। तो अब हम लोगों को ये पता चल गया कि एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज हाफ ऑफ Li स्क्वायर। अब बच्चों नेक्स्ट अभी हम लोग इसमें ले रहे हैं क्या? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी बच्चों एक टर्म है जो अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज किया था, है ना? वो भी अभी हम आपको याद कराएंगे। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसको अभी हम लोग एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, है ना? अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी में अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कैलकुलेट किया था और ये हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर आया था। एनर्जी डेंसिटी, द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी मदद से अभी हम लोगों ने ये कैलकुलेशंस करके बताए थे, है ना? अब इसके बाद एनर्जी डेंसिटी फॉर व्हाट? फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। अब देखना अच्छे से, इसमें अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था, हम लोगों ने इसमें ये पढ़ा था कि अगर कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के लिए कैलकुलेशंस कर लेना बच्चों। सोलेनॉइड के लिए या किसी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड विच इज जनरेटेड इज गिवन बाय म्यू 0 Ni। फिर इसके बाद अभी हम लोगों ने इसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोगों ने इसमें लिया था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन बच्चों अभी हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सॉलिनॉइड ये भी निकाला था। ये कैसे निकाला था? N phi is equal to Li। हम सारे कैलकुलेशंस करवा चुके हैं, लेकिन सिर्फ याद कराने के लिए N into phi is equal to Li। N को अभी आप क्या लिख लोगे? N into L, ऐसा लिख लिया, ठीक है। फाई को क्या लिखोगे बच्चों? फाई को लिखोगे B into A is equal to Li। अब N into L आ गया, B क्या आ गया? म्यू 0 Ni इंटू एरिया को भी आप ऐसे ही लिख दीजिए, है ना? तो ये Li आ गया, है ना? तो अब इसमें क्या मिलेगा? I और I कैंसिल होगा। ये रिलेशन आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, और नहीं भी याद रहेगा तो जस्ट इन 2 लाइंस यू कैन फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ये आ जाएगा म्यू 0 N स्क्वायर L इंटू A, ऐसा कुछ आ गया। फिर इसके बाद बच्चों अभी हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर U इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर निकाला था, ऐसे कुछ आया था। अब इसमें देखना U इज इक्वल टू हाफ ऑफ Li स्क्वायर। हाफ L की वैल्यू कितनी है? म्यू 0 N स्क्वायर L A, L की वैल्यू रख दी I स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, और म्यू 0 स्क्वायर N स्क्वायर I स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0। क्या किया अभी हम लोगों ने? ऊपर नीचे म्यू 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये म्यू 0 स्क्वायर बन गया, और A इंटू एल, है ना? I स्क्वायर ये लिख दिया, N स्क्वायर ये लिख दिया, म्यू 0 था तो म्यू नॉट स्क्वायर कर दिया, ये U आ गया, है ना? अब इसके बाद ये देखो ये चीज क्या है? B स्क्वायर कितना आएगा? म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर I स्क्वायर, है ना? तो ये B स्क्वायर है अपॉन 2 म्यू नॉट, और ये क्या चीज है बच्चों? वॉल्यूम है। A इंटू एल क्या आ जाएगा? A इंटू एल विल बी व्हाट? द वॉल्यूम। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? अब हम लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि U, स्मॉल u, द एनर्जी डेंसिटी will be equal to energy stored per unit volume।
है ना, ऐसी कुछ लिख सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अब इसमें देखना, U डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। और इसको अभी हम लोग स्मॉल यू लिख सकते हैं। तो ये देखो रिलेशन बिल्कुल वैसे ही आया, सिमिलर सॉर्ट ऑफ रिलेशन यू आर हैविंग। दिस इज हाफ, नो प्रॉब्लम। बी स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अभी हम लोगों को क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। और एप्सिलॉन 0 की जगह कितना आ गया बच्चों, ये 2 म्यू 0, है ना। सो रिलेशन इज क्वाइट सिमिलर। So this is the energy density stored in what, a magnetic field. तो magnetic field की energy density b square upon 2 mu 0। ये अभी हम लोगों ने डिराइव की है किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए, बट दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। जैसा अभी हम लोगों ने वहां पर डिराइव किया था किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, बट दिस इज ट्रू फॉर एनी केस। द एनर्जी डेंसिटी विल बी हाफ ऑफ एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों नया टॉपिक। न्यू टॉपिक इसमें जो ले रहे हैं बच्चों वो म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब ये नाम इसका सजेस्ट करता है बहुत सारी चीजें। क्या, म्यूचुअल इंडक्शन, इट इज द इंडक्शन इन विच टू कॉइल्स विल बी इन्वॉल्व। इसमें यहां पर अभी हम लोग लेंगे 2 कॉइल्स लेने वाले हैं। अब इसमें अभी हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन में व्हेनेवर देयर आर 2 कॉइल्स, सपोज एक कॉइल ये ले लिया और इसी के ऊपर अगर आपने एक और कॉइल के टर्न्स ले लिए, है ना, या इसके पास में कोई एक और कॉइल रख ली और इसमें करंट, किसी एक में करंट की वैल्यू चेंज करें। सपोज इन दिस यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट, तो क्या होगा बच्चों, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड खुद के साथ लिंक होने के अलावा, in addition to getting linked with the turns of the same coil, this changing magnetic field will get linked to the coil which is placed near it. अब ये बाजू वाली कॉइल से भी लिंक होगी। अब ये अगर बाजू वाली कॉइल से लिंक होगी तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू बच्चों क्या हो रहा है, बी की वैल्यू इसमें चेंज हो रही है और बी अगर इसमें चेंज हो रहा है तो अब हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इसमें करंट आएगा और करंट जो है इसको अभी हम लोग इंड्यूस करंट बोलेंगे। और इस प्रोसेस को अभी हम लोग प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो अब क्या है, ये बहुत सिंपल टर्म्स में कि प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग current in a coil due to change of current in another coil placed near it will be termed as what, mutual induction। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो म्यूचुअल इंडक्शन आप थोड़ा सा बता दें। the process of inducing current in a coil due to change in current in another coil, ये बिल्कुल क्लियरली लिख दिया, in another coil placed near it is called
म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन बच्चों क्लियर रहना चाहिए क्या है। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन अनदर कॉइल विच इज प्लेस्ड नियर इट इज टर्म्ड एज व्हाट म्यूचुअल इंडक्शन है। अब बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन को अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने वाले हैं, है ना। अब देखो, अब इसमें बच्चों ये अभी हम रब कर दे रहे हैं डेफिनेशन एंड हियर विल बी ड्राइंग द डायग्राम, है ना। बाकी का बोर्ड जो है फिर अभी हम लोग यूज कर पाएंगे। ये म्यूचुअल इंडक्शन, सपोज यू आर हैविंग टू कॉइल्स विच आर मैग्नेटिकली लिंक्ड टू ईच अदर। मैग्नेटिकली लिंक्ड का मतलब क्या है बच्चों, एक कॉइल अभी हम लोगों ने यहां पर ली, उसमें करंट पास किया, और दूसरी कॉइल अभी हम लोगों ने बहुत दूर ले ली। भाई इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वो दूसरी कॉइल के साथ लिंक होनी चाहिए, है ना, तभी ये इंडक्शन का प्रोसेस सही हो पाएगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, देखना, अभी हम लोगों ने एक कॉइल ले ली, ये कॉइल है, दिस इज वन कॉइल, और इसी के ऊपर अभी हम लोगों ने वाइंडिंग्स ले ली, किसकी, अनदर कॉइल। दिस इज अनदर कॉइल, और इनमें से कोई भी कॉइल के टर्न्स किसी एक कॉइल के टर्न्स जो है दूसरी कॉइल के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मतलब करंट ड्यू टू वन इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, मतलब दीज टू कॉइल्स आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये कॉइल्स जो है बच्चों इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, और इस वाली कॉइल को अभी हम लोगों ने नाम S1 दे दिया, और दूसरी वाली कॉइल को अभी हम लोगों ने नाम S2 दे दिया। अब क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अगर समझना है तो किसी एक में अभी हम लोग करंट पास करेंगे। सपोज यू आर पासिंग अ करंट I2 थ्रू दिस, आपने इसके थ्रू एक I2 करंट पास किया। अब इसमें अगर एक I2 करंट अगर आप पास करोगे तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और अगर ये चेंजिंग करंट है, इसका करंट S2 का करंट अगर चेंज हो रहा है तो ये चेंजिंग करंट जो है लिंक होगा किसके साथ, S1 के साथ। कैसे लिंक होगा भाई, ये करंट चेंज हो रहा तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो भी लिंक होगी, वो भी चेंज होगी। S2 will be having a changing current passing through it, and this changing current or variable current will generate a variable magnetic field, and this variable magnetic field will get linked with S1। अब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो ये जनरेट करेगा वो किसके साथ लिंक हो जाएगी, S1 के साथ लिंक हो जाएगी। तो S1 से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज हो जाएगा मतलब उसमें क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा। बस ये प्रोसेस को अभी हम लोग प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, है ना। अब इसमें सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज N1 and N2 are the number of turns per unit length, है ना। इसमें L इज द लेंथ, ये L लेंथ अभी हम लोग ने दोनों की सेम ले ली, है ना। दोनों के एरियाज बच्चों अलग अलग लिए हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड B2 magnet, suppose a current I2 is passed through S2। करंट आपने I2 पास करा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय S2 B2 will be equal to mu 0 into N2 into I2।
देखना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय S2 विल बी इक्वल टू B, B2 विल बी इक्वल टू म्यू 0 इंटू N2 इंटू I2. अब this will generate what? EMF in S1. S1 में एक मैग्नेटिक फील्ड, S1 में एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगी और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एक EMF जनरेट करेगी. एंड नाउ वी से दैट द फ्लक्स लिंकेजेस of S1 N1 phi1 will be proportional to what? This will be proportional to I2. अब हम लोगों ने इसमें यह बोला कि EMF किस में आने वाला है, करंट किस में पास कर रही है. ये दोनों चीजें एकदम क्लियर रहनी चाहिए. करंट आपने S2 में पास किया और इंड्यूस्ड EMF किस में? S1 में आएगा. इंड्यूस्ड EMF अगर S1 में आएगा तो अभी हम लोग इंड्यूस्ड EMF S1 में अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? E1 विल बी इक्वल टू माइनस N1 d phi1 by dt. मतलब आप किसका फ्लक्स लिंकेज कंसिडर करोगे? आप S1 का फ्लक्स लिंकेज कंसिडर करोगे. हम लोगों ने इसमें यह बोला है कि इंड्यूस्ड EMF किस में आ रहा है, यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए. आपने S2 में एक वेरिएबल करंट पास किया जिसके कारण S1 में एक इंड्यूस करंट आया और इंड्यूस करंट या इंड्यूस EMF निकालने का तरीका N1 d phi1 by dt. हम लोग इसमें क्या करेंगे? माइनस d by dt ऑफ N1 phi1. तो अभी हमने सिर्फ इतने स्टेटमेंट्स में यह समझाने की कोशिश की है कि फ्लक्स कौन सा लेना है. और इसमें जो रेड वाली जो कॉइल है इसमें फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि S2 में करंट चेंज हो रहा है. ठीक है. अब इसमें ग्रीन वाली कॉइल में आपने करंट पास किया और ये चेंजिंग करंट है, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस रेड वाली कॉइल में एक इंड्यूस EMF जनरेट करेगी और इंड्यूस EMF के लिए अभी हमें N1 phi1 निकालना पड़ेगा. अब देखो इसमें N1 phi1 लिखा हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू, अब यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहेगा इसको अभी हम लोग M लिखते हैं एंड M12 लिख दे रहे हैं इसको, बिकॉज M12 इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. वहां पर अभी हम लोग ने सेल्फ इंडक्शन लिया था, यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन. सो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट भी नहीं लिख रहा है, ऑफ S1, क्योंकि इंड्यूस EMF किस में आ रहा है? इंड्यूस EMF बच्चों फर्स्ट वाले में आ रहा है. सो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? S2. ऐसा कुछ लिखेंगे तो अब ये क्या आ जाएगा बच्चों? देखो N1 phi1 विल बी इक्वल टू M12 इंटू I2. N1 नंबर ऑफ टर्न्स, तो N1 कैसे मिलेगा? स्मॉल n1 होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो N1 की वैल्यू बच्चों कैसे मिलेगी? N इंटू L. तो अभी हम लोगों ने इसमें क्या कर लिया, देखना आप ध्यान से. द फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ S1 इज इक्वल टू N1 phi1. N1 को अभी हम लोगों ने क्या लिख लिया? N1 इंटू L. फाई कैसे मिलता है? B इंटू A. तो अब ये चीज समझने की है कि आप कौन सा B लोगे, B कौन जनरेट कर रहा है. तो अभी हम लोगों ने बोला करंट आपने किस में पास किया है, तो करंट इज पास थ्रू S2, इसलिए अभी हम लोग यहां पर ये B2 ले लेंगे. अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ग्रीन वाले की, जिसमें आपने करंट पास किया, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो पूरे में होगी, ऐसी कुछ आएगी. लेकिन अभी हम लोगों को फ्लक्स किसका लेना है? रेड वाली कॉइल का. तो रेड वाली कॉइल में अभी हम लोग बोलेंगे इसी का एरिया लेना है जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही है. ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने बोला पूरे एरिया में जनरेट हो गई, लेकिन आपने जिसमें इंड्यूस्ड EMF लिया है सिर्फ उसका एरिया लेना है. तो अभी हम लोग एरिया किसका लेंगे? S1 का लेंगे. तो अभी हम लोग इसको लिख लेंगे A1.
B2 इंटू A1। बस ये मेन चीज समझने की है कि भाई आप फ्लक्स के कैलकुलेशन में फ्लक्स जो है होता है B इंटू ए होता है, तो कौन सा B लेंगे? तो B अभी हम लोग बोलेंगे B विल बी द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द कॉइल इन विच करंट इज पास। तो करंट आपने किस में पास किया? S2 में पास किया, इसलिए अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड B2 ले रहे हैं। करंट आप किस में पास करा रहे हैं? S2 में। भाई जिसमें करंट पास कराएंगे उसी में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो करंट आपने किस में पास किया? S2 में। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी में आएगी, इसलिए लिखिए। अब ईएमएफ किस में आ रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ S1 में आ रहा है। तो एरिया अभी हम लोगों ने सिर्फ इस वाले का लिया है और इसको अभी हम लोगों ने A1 लिख दिया। अब ये कैलकुलेशंस कर कितना आएगा देखो जरा। ये आ जाएगा N1 इंटू L B2 की वैल्यू कितनी है? μ0 इंटू N2 इंटू I2 और A1 की वैल्यू, तो A1 सपोज एरिया ऑफ द फर्स्ट कॉइल, इसको पाई R1 स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करोगे बच्चों? वैल्यूज रख लो इसमें। N1 ∅1 की वैल्यू तो निकाल ली है, कितनी है? μ0 N1 N2 μ0 N1 N2 μ0 N1 N2 L into μ0 N1 N2 L into I2 into pi R1 square is equal to M12 into I2। अब क्या होगा बच्चों? इसमें I2 और I2 कैंसिल होगा, तो M12 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू μ0 N1 N2 L into pi R1 square। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट कॉइल। हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट कॉइल क्यों निकाला? क्योंकि आपने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट किया वो किसमें? फर्स्ट में जनरेट किया, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट निकाला। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। इसका उल्टा क्या मतलब? करंट आप S1 में पास कराओगे और ईएमएफ किस में जनरेट होगा? S2 में जनरेट होगा। उसके लिए भी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अभी आप निकाल सकते हैं, तो वो भी अभी हम लोग ले रहे हैं। वो भी छोटा सा है, इट विल नॉट टेक मच टाइम। नेक्स्ट, तो ये बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ गया फॉर टू सोलेनॉइड्स। अब हम लोग नेक्स्ट बच्चों इसमें क्या कर रहे हैं? नाउ सपोज, अभी डायग्राम तो अभी फिर से लेना पड़ेगा। इसमें सपोज ये S1 है, दिस इज S1 कॉइल। अब इसमें करंट I1 पास किया। अब इसमें अगर करंट पास करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और ईएमएफ किस में आएगा? तो ईएमएफ दूसरे वाले में आएगा। तो दूसरी वाली कॉइल भी बना ले रहे हैं बच्चों। सपोज ये दिस इज द सेकेंड कॉइल, this is S2. Current is now passed through, current is now passed through S1। EMF किस में आएगा? सेकंड में आएगा। EMF अगर सेकंड में आएगा तो बच्चों क्या? E2 will be equal to minus N2 d phi 2 by dt। मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा? N2 phi 2 निकालना पड़ेगा, है ना? तो अब हम लोग लिख लेते हैं करंट इज पास थ्रू S1, तो तुरंत में अभी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S1 इज B1 और ये कितना आ जाएगा? μ0 N1 इंटू I1। ठीक, अब क्या करेंगे?
अब इसमें फर्स्ट में आपने करंट पास किया और इसने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो गई, किसके साथ? सेकेंड वाली कॉइल के साथ। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ S2 निकालेंगे और ये क्या निकालेंगे? N2 और N2 will now be proportional to what? I1। N5 proportional to I होता है। N5 proportional to I क्यों होता है? इसमें बच्चों ध्यान से सुनना, N into 5 क्या होता है एक्चुअल में? N into B into A, और B क्या होता है? B होता है μ0 Ni, है ना? तो अब हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं? N5 will be proportional to I, है ना? N5 कैसा रहेगा? प्रोपोर्शनल टू आई। तो अभी हम लोगों ने ये बोल दिया N2 इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो करंट कितना पास कर रहे हो आप? I1 पास कर रहे हो। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? N2 विल बी इक्वल टू, अब यहां पर कांस्टेंट जो आएगा वो उसको M लिखेंगे और M क्या लिखेंगे? तो बच्चों इंड्यूस्ड करंट जो है किस में आया? सेकंड वाले में आया, इसलिए इसको 2 लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1 I1। तो अब हम लोग इसमें क्या बोलेंगे? M21 is coefficient of mutual induction of second with respect to first, या सेकंड और फर्स्ट नहीं लिखकर अभी हम लोग S2 with respect to S1 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद N2 कैसे निकालेंगे? देखो N2 निकालने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे? N2 को तो क्या लिख लोगे? स्मॉल n2 होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो N2 को अभी हम लोगों ने N2 into L लिख लिया। 5 कैसे लिखते हैं? B into A। तो B कौन जनरेट कर रहा है? B बच्चों फर्स्ट वाला जनरेट कर रहा है, B1 की वैल्यू B1 into A। तो A क्या लेंगे? एरिया ऑफ S2 अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जेनरेटेड बाय S1। ये अच्छे समझना भाई। अभी हम लोगों ने ये बोला कि आपने इसके अंदर करंट पास किया और इसने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या पूरे इस कॉइल के साथ लिंक हो रही है? तो पूरी कॉइल के साथ लिंक नहीं हो रही, इसका सिर्फ कुछ हिस्सा लिंक हो रहा है। और कितना हिस्सा लिंक हो रहा है वो देखो अच्छे से समझना। अब हम रेड कलर की मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे। तो ये जो रेड कलर की जो अभी हमने लाइंस बनाई हैं, ये कितने एरिया के साथ? क्या पूरे एरिया के साथ लिंक हो रही? नहीं। अभी हम लोगों ने बोला ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो सिर्फ अंदर एग्जिस्ट करती है। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कहां रहती है? सिर्फ अंदर रहती है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 रहती है। मतलब S1 ने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई जो सिर्फ इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी, बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपको एरिया, इसका पूरा एरिया नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना एरिया लेना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चों। देखो क्या आएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू N2 into L। B1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों? μ0 N1 I1 इंटू एरिया कितना आ जाएगा? पाई R1²। ठीक है, ये N2 आ गया। अब इसमें वैल्यूज रख लो बच्चों। N2 इज इक्वल टू M21 I1। तो N2 कितना आ जाएगा? N2 into L इंटू μ0 into N1 into I1 इंटू पाई R1² इज इक्वल टू M21 into I1। अब इसमें I1 और I1 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा? M21 की वैल्यू, रिलेशन बिल्कुल वैसे ही आएगा, μ0 N1 N2 L into pi R1²। So we say that M12 is equal to M21। आप अगर दो कॉइल्स ले लो, I1 में करंट पास करो, सॉरी S1 में करंट पास करो या S2 में करंट पास करो, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो है बच्चों सेम आता है। इसको अभी हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं। इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बच्चों सेम रहता है। करंट इज पास थ्रू S1
और करंट इज पास थ्रू S2, दोनों केसेस में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू सेम आती है. So this finishes the topic about mutual induction. We will continue with the same chapter on the next one. That's all for today.